एडवांस सर्जरीज हो, जिसमें से एक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज हो। सारी तरह की कैंसर सर्जरीज गीतांजलि कैंसर सेंटर में की जा रही हैं। उसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर अजय हैं, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। गुड आफ्टरनून। मेरा नाम डॉक्टर अजय कुमार यादव है, बांसवाड़ा से बिलोंग करता हूँ और सिविल कैंसर हॉस्पिटल अहमदाबाद से पास आउट है। ये जैसा कि सर ने बताया, हमारे सेंटर में हम सारी टाइप की सर्जरीज कर रहे हैं। इसमें हमारी टीम में डॉक्टर नवीन वो है जो एनास्थीसिया डिपार्टमेंट से। गुड आफ्टरनून टू ऑल। मेरा नाम डॉक्टर नवीन पाटीदार है और मैं बांसवाड़ा का रहने वाला हूँ और गीतांजलि के अंदर काम करते हुए मुझे 9 साल हो चुके हैं। मैं मेनली यहाँ पे एनेस्थीसिया पार्ट देखता हूँ। तो ये जो ऑपरेशन किया हमने, उसमें एनेस्थीसिया का जो रोल था वो मैंने इसमें अच्छे से किया। और उसके साथ में ही मैं जो कैंसर के एंड स्टेज कैंसर होता है जिसमें पेन होता है, तो मैं एज ए पैलिएटिव केयर फिजिशियन का काम भी करता हूँ और मुझे गीतांजलि में काम करते हुए 9 साल का टाइम हो चुका है। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकित अग्रवाल। मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी की पद पे कार्यरत हूँ गीतांजलि कैंसर सेंटर में। मुझे 5 साल हो गए हैं गीतांजलि कैंसर सेंटर में मेडिकल ऑन्कोलॉजी फील्ड में। मेडिकल ऑन्कोलॉजी फील्ड हम लोग 2 कंसल्टेंट्स हैं यहाँ पे। डॉक्टर रेणु है सीनियर कंसल्टेंट, मैं सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर अंकित अग्रवाल। मेडिकल ऑन्कोलॉजी में हम लोग सभी तरह की कीमोथेरेपीज, टारगेट थेरेपीज और इम्यूनोथेरेपीज में डील करते हैं। हम लोग हर तरह की इम्यूनोथेरेपीज और टारगेट थेरेपीज और कीमोथेरेपी देते हैं। हमारी पूरी कैंसर डिपार्टमेंट की जो टीम है वो 11 कंसल्टेंट्स की है, जो कि सदर राजस्थान की सबसे बड़ी टीम है। सभी तरह के कैंसर्स, पैलिएटिव केयर ट्रीटमेंट्स, सभी तरह के कैंसर ट्रीटमेंट्स हम यहाँ पे गीतांजलि कैंसर सेंटर में पिछले 5 साल से करते आए हैं। मैं डॉक्टर रेणु मिश्रा, आई एम अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एट गीतांजलि कैंसर सेंटर। जैसा कि हमारी टीम ने आपको बताया ही कि गीतांजलि हॉस्पिटल में एक ही छत के नीचे हमारे पास तीनों डिपार्टमेंट है, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। और हमारी टीम हर केस का ट्यूमर बोर्ड में डिस्कस करके फिर हम पेशेंट के हित में जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट होता है वो प्लान करते हैं। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी जो कि तीसरा डिपार्टमेंट है हमारा, उसमें हमारे 3 कंसल्टेंट हैं, जो कि लीनियर एक्सीलरेटर जिसको हम बोलते हैं रेडियोथेरेपी मशीन, वो अपने साउथर्न राजस्थान की काफ़ी एडवांस मशीन है जिससे कम से कम साइड इफेक्ट्स में लोगों की रेडियोथेरेपी की जा रही है। वो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट तीनों अभी हमारे साथ नहीं है। उसके अलावा पेट स्कैन आप लोग पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, जो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कैंसर के फील्ड में, कैंसर के डायग्नोसिस के लिए वो डिपार्टमेंट न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट द्वारा देखा जाता है। वो भी डॉक्टर साहब आज हमारे साथ नहीं है। और डॉक्टर नवीन के साथ डॉक्टर सीमा परतानी है, जो कि आरएनटी और गीतांजलि 2 ही जगह पे पेन एंड पैलिएटिव केयर डिपार्टमेंट है कैंसर के लिए, जिसमें जो एडवांस स्टेज कैंसर पेशेंट होते हैं मोस्टली उनका ट्रीटमेंट नेग्लेक्ट हो जाता है। लोग उनको सोचते हैं कि नहीं यार ये तो एडवांस हो गया, अब इसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता। उसके लिए वो डेडिकेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो पेन रिलीफ के लिए मॉर्फिन की टैबलेट्स होती हैं या और भी जितने भी तरीके हैं पेन रिलीफ कराने के लिए, उसके लिए डॉक्टर सीमा परतानी और डॉक्टर नवीन पाटीदार डेडिकेटेडली हमारे यहाँ पेन एंड पैलिएटिव। मैं पानी का रहने वाला हूँ। मेरी जो वाइफ है उसके सेस्ट में कोई हड्डी है जो वो बढ़ रही थी, तो उस हड्डी के सिलसिले में मैं कई डॉक्टरों से मिला, तो सभी ने कहा कि ठीक है ये तो हड्डी है, सभी नॉर्मल है ही नहीं है। तो फिर मैं यहाँ गीतांजलि जो हॉस्पिटल है यहाँ पर आया और यहाँ पर आने के बाद में जो और सर्जन है यहाँ के डॉक्टर सैनी सर, उनसे मिला। हमारे ओपीडी के अंदर एक पेशेंट जो कि छाती की हड्डी जिसे स्टर्नम कहते हैं, वहाँ पे एक सूजन के साथ में हमारे को दिखाने आई। हमसे पहले वे कई अस्पतालों के अंदर परामर्श कर चुकी थी और कई शहरों में भी दिखा चुकी थी, पर हर जगह उसको नज़रअंदाज किया गया। यहाँ आने के बाद में हमने उसको देखा, एक्सरे देखा, तो एक्सरे देखने पे हमें डाउट हुआ कि इसके अंदर कुछ कैंसर जैसा या कुछ लाइटिंग लीजन है जो अपीयर हो रहा है। उसके हेतु हमने उस मरीज का एक एमआरआई कराया। एमआरआई कराने पे हमारा डायग्नोसिस कंफर्म हो गया। फिर हमने कैंसर बोर्ड से बात की, जिसमें कैंसर सर्जन डॉक्टर आशीष जागेटिया को इस पेशेंट को रेफर किया गया। सो पेशेंट हमारे पास आई थी, यंग लेडी, अराउंड 30 इयर्स की एज थी उसकी, और जो स्टर्नल बोन होती है हमारे चेस्ट के यहाँ सेंटर में मेन बोन होती है जिस पे रिब्स अटैच रहते हैं। हमारे पेशेंट को यहाँ पे एक स्वेलिंग थी जो कि काफ़ी सालों से थी, बट पिछले 1 साल से वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी थी
जब हमने आगे की जांच किए तो हमें लगा कि हाँ, ये कॉन्ड्रोसार्कोमा टाइप ट्यूमर हो सकता है, जो कि काफ़ी रेयर ट्यूमर है। हमने बाकी टेस्ट किए, पेट स्कैन, एमआरआई, सीटी स्कैन, बायोप्सी, और ये सब करने के बाद हमारे ट्यूमर बोर्ड में ये डिसीजन हुआ कि हमें इसके लिए सर्जरी प्लान करनी चाहिए। सर्जरी काफ़ी चैलेंजिंग होती है, पेशेंट को अच्छे से ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, रेस्पिरेटरी फंक्शंस इंप्रूव करने पड़ते हैं। ये सब करने के बाद जब हम रिकंस्ट्रक्शन प्लान करते हैं ट्यूमर को निकालने के बाद, तो एक बहुत ही प्रॉपर वे के साथ हमें वो रिकंस्ट्रक्शन प्लान करना पड़ता है। कन्वेंशनल तरीके बोन सीमेंट वगैरह थे, बट इस पेशेंट के लिए हमने कस्टमाइज्ड 3D प्रिंटिंग के साथ एक कस्टमाइज्ड टाइटेनियम इम्प्लांट प्लान किया। विश्व भर में 185 कंट्रीज हैं और लगभग 36 डिफरेंट ऑर्गन्स के या तरह के कैंसर अभी रिकॉर्ड किए गए। अगर हम देखें कार्डियक डिजीज में, तो कार्डियक डिजीज में जो डिजीज है वो रिलेटिवली कम है, स्ट्रक्चरल हार्ट हो गया, फंक्शनल हार्ट हो गया, या अगर हम देखें एरिथमिया है या कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो गई। लेकिन कैंसर के अंदर ग्लोबली अगर हम देखें तो जो जितनी स्टडीज हुई हैं उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स के 36 डिफरेंट कैंसर्स पाए जाते हैं। अगर हम देखें लगभग 1 करोड़ पेशेंट जो है वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं ग्लोबली। ये डेटा अगर हम देखें मेल्स और फीमेल्स में, तो लगभग 1 करोड़ के आसपास पुरुष और लगभग 92 लाख महिला। ये 2020 का वो डेटा है जो कि ग्लोबोकॉन 2020 के अंदर पब्लिश हुआ है। इसमें अलग तरह के कैंसर आप देख सकते हैं, लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलोरेक्टल, स्टोमक, लीवर, ब्लैडर, ईसोफेगस और अदर कैंसर्स। उसी तरह महिलाओं के अंदर जो कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा पाया जाता है और इसकी रिपोर्टिंग हुई है। कोलोरेक्टल, लंग, सर्विक्स, इस तरह कैंसर पाए जाते हैं। अगला जो पॉइंट है कि हिंदुस्तान के अंदर, अगर भारत के अंदर हम देखें, सो मेजर जो कैंसर है पुरुषों और महिलाओं में मिला के वो ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा है और उसके बाद चौथे नंबर पर लंग कैंसर है। इसके बीच में ओरल कैविटी जो कि माउथ कैंसर जो कहते हैं, या गले का कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर और सर्विक्स और या यूट्रस के कैंसर। अगर हमारे पास 13,24,000 रिपोर्टेड पेशेंट्स हैं, तो आई एम श्योर कई अनरिपोर्टेड पेशेंट्स भी हैं, क्योंकि सबकी डायग्नोस टाइम से नहीं हो सकती। तो ये नंबर थोड़ा स्टार्किंग है, थोड़ा परेशान करने वाला है हम सबको। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना गठित हुई और उसी प्रोग्राम के अंदर इस पेशेंट का ट्रीटमेंट हुआ, जबकि ये ट्रीटमेंट चिरंजीवी योजना के अंदर लिस्टेड प्रोसीजर नहीं था। लेकिन गीतांजलि फैमिली ने, गीतांजलि परिवार ने और हमारी टीम ने मिलकर इस पेशेंट का डिसीजन लिया कि कुछ भी हो, चाहे वो लिस्टेड हो या नहीं हो, अगर हमको बाहर से कोई इक्विपमेंट लाना भी पड़ता है और करना पड़ेगा तो हम करेंगे। हैं और ये जो सर्जरी एक्स्ट्रा प्लूरल न्यूमोनेक्टमी विद हाई टॉप किया है, अभी एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर, एम्स भुवनेश्वर वो भी वेट कर रहे हैं इस सर्जरी को करने के लिए। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू डायरेक्टर कि वो इतनी एक्सटेंसिव सर्जरीज जो मतलब जिसका एक्सपेंसेस ये वगैरह हम डिस्कस करेंगे, इमेजिन नहीं किया जा सकता इन सब सर्जरीज को इस सेटअप में करना, बट उस सब के लिए उन्होंने जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर और टीम प्रोवाइड की है, so I am really grateful for that. ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कि हमारे शरीर में 2 लंग्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। उनको फिर से सर्जन्स ने अपने हिसाब से कुछ लोब्स में डिवाइड किया है। उसमें बहुत तरह के अलग अलग सर्जन, एक लंग पे सरवाइव करेगा कि नहीं करेगा, उसके लिए हम पहले ही सारे टेस्ट करा लेते हैं। अगर वो सरवाइव कर सकता है तो ही हम इतनी एक्सटेंसिव सर्जरी के लिए सोचते हैं। तो उसको प्रिकॉशन क्या रखनी पड़ती है उसके बाद? सर्जरी के बाद मोर इम्पोर्टेंट, सर्जरी के बाद सर बाद नहीं, पहले से ये प्रोग्राम चालू हो जाता है। इसके लिए कुछ टिपिकल एक्सरसाइजेस होती हैं जो हम सर्जरी से 3 हफ्ते पहले ही चालू कर देते हैं, ताकि हम उसके दोनों लंग्स को, क्योंकि डिजीज वाला तो जाना है, दूसरे लंग को बिल्डअप कर पाए कि ये एक लंग के रिमूवल को झेल लेगा। सो वो एक्सरसाइजेस 3 हफ्ते पहले स्टार्ट कर दी जाती है, दवाइयाँ 3 हफ्ते पहले स्टार्ट कर दी जाती हैं। सर्जरी के इमीडिएटली डे 2 पे अगेन वो एक्सरसाइजेस फिर से स्टार्ट की जाती है, स्टार्ट कर दिया जाता है और डे 2 से पेशेंट अपनी नॉर्मल डाइट रिज्यूम कर लेता है। थोरेसिक सर्जरी की ये दूसरी ब्यूटी है। खाने और बहुत मेजर पोर्शन पे अगर कोई आ रहा है तो लंग ट्रांसप्लांटेशन के लिए आपके लोगों के पास क्या है? सो फर्स्ट क्वेश्चन, जो ये कैंसर है मेसोथेलियोमा,
स्टडीज में अभी तक इसका एसोसिएशन देखा गया है माइनिंग के साथ, एस्बेस्टोस और सिलिका के साथ। इनके साथ पर्टिकुलरली इसका क्लोज एसोसिएशन है। उसके अलावा जो एज ग्रुप है, यूजुअली पेशेंट्स 35 to 40 इयर्स हमारे पास इनिशियल प्रेजेंटेशन है, एंड दैट कैन गो अप टू अराउंड 65 or 70 इयर्स। सो द एज ग्रुप इज अराउंड 40 to 70 इयर्स, दैट इज द एज ग्रुप। ओके, एज सच सब कैटेगराइजेशन अकॉर्डिंग टू द वर्किंग क्लास नहीं है, बट पर्टिकुलरली व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड इज डूंगरपुर बांसवाड़ा बेल्ट से हमारा 70% इस कैंसर का ड्रेनेज है। जेनेटिक्स एज वेल एज दी इटियोलॉजी की क्या कारण है, ऐसा क्यों हो रहा है कि ये इसी पर्टिकुलर बेल्ट में इसके इतने ज्यादा केसेस मिल रहे हैं जितने पूरे इंडिया में कहीं नहीं। द सेकंड ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट के फील्ड में काफी सारे एडवांसेस हो चुके हैं, बट टिल नाउ दैट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर अ कैंसर पेशेंट बिकॉज वी डोंट नो कि उसका सर्वाइवल कैसा होने वाला है। लंग ट्रांसप्लांट के लिए डोनर्स अभी अवेलेबल नहीं है, एंड ओनली लिमिटेड सेंटर्स, आई थिंक राजस्थान में अभी लंग ट्रांसप्लांट कोई नहीं कर रहा। राजस्थान के नॉर्दर्न इंडिया में देयर आर नो सेंटर्स फॉर लंग ट्रांसप्लांट, ओनली सेंटर्स आर इन दी हैदराबाद, बैंगलोर एंड चेन्नई। ये नोटिफाइड डिजीज है, तो इसको भारत सरकार नोटिफिकेशन जारी करती है बीमारियों का। जैसे अभी कोरोना हुआ था, तो कोरोना एक नोटिफाइड डिजीज थी, उसमें आप लोगों को इलाज, वैक्सीन वगैरह सारे निःशुल्क दी, उसका सारा खर्चा सरकार ने बियर किया। अगर जो मेसोथेलिoma है, अगर इसका इंसिडेंस का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र में उस बीमारी के ज़्यादा मरीज निकलने अगर आते हैं, और फिर राज्य सरकार रिकमेंडेशन करती है कि साहब ये बीमारी को हमारे एरिया के लिए नोटिफाइड कीजिए, फिर गवर्नमेंट इंडिया उस बीमारी को नोटिफाइड कर देती है। उसके पैकेज का जो निर्धारण होता है वो राज्य सरकार के तहत होता है। अब सिलिकोसिस के पैकेज का अपन जो पैसा देते हैं, हो सकता है सिलिकोसिस मेघालय, मिजोरम के लिए नोटिफाइड डिजीज ना हो, है ना। तो जहाँ पे जिस बीमारी का प्रेवलेंस ज्यादा होगा, गवर्नमेंट और इंडिया के बिहाफ पे राज्य सरकार उसको नोटिफाई करती है। कोई भी कैंसर होता है तो उसमें एक कोई पर्टिकुलर कारण नहीं होता कि ये कारण से कैंसर हुआ किसी को। कैंसर अगर किसी को होता है तो वो कई सारे कारण मिलके, पर्टिकुलर कुछ कारण मिलके ही कैंसर करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर की अगर हम बात करें तो हाँ, लेट मैरिजेस का जो कारण है वो सही है। आप लोगों के माध्यम से कि कैंसर का इलाज उदयपुर में, गीतांजलि में यहाँ पे पूरा अवेलेबल है, ये हम टाइम टू टाइम लोगों तक पहुँचा सके, और उस कारण से लोग अपना इलाज करने यहाँ पे आज टाइमली आ सकते हैं। बाकी को तो पता ही नहीं होता है कि कहाँ जाना है, क्या करना है, तो ऐसे डायग्नोज होने के बाद या आशंका होने के बाद 3-4 महीने तो आदमी भटकते रहते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये इलाज अवेलेबल है, और साथ में इस मरीज को जो कि शायद अफोर्ड नहीं कर पाता, ये वो इस चिरंजीवी योजना के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो इस स्टेट को गिफ्ट करी गई है, इस माध्यम से इस आदमी को ये इलाज मिला। ये सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है। हमारा जब ये उद्देश्य चेयरमैन साहब का जो ये विजन रहा है कि हम इसको स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाएंगे, तो कैंसर उसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है, कार्डियक महत्वपूर्ण पार्ट है, न्यूरो महत्वपूर्ण पार्ट है, वैसे कैंसर है। और आज 10 साल पूरे करे हमने फुल फ्लेजेड कैंसर सेंटर को यहाँ पे काम करते हुए, और शायद लाखों मरीजों से ऊपर हमने इलाज कर दिया है। और ऐसे वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स जो दिल्ली से, बैंगलोर से, गुजरात से, काफ़ी जगह से या दूर दूर से आए, एम्स से आए, श्री चित्रा से आए, बाकी हॉस्पिटल से आए हैं, किदवाई से आए हैं। ये इम्पोर्टेंट बात है कि हम उदयपुर में ये सेवाएं दे रहे हैं। ये भगवान का आशीर्वाद रहा है गीतांजलि पे कि गीतांजलि को इतनी अच्छे डॉक्टर्स की टीम मिली, और ये विद टाइम हमारी कोशिश रही कि हम यहाँ से अच्छे इक्विपमेंट लेके आ सकें, वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सके जहाँ पे सारे क्लिनिशियंस आके अपनी बेस्ट सेवाएं दे सके। अब यहाँ पे डॉक्टर्स सब बैठे हुए हैं, वो यहाँ पे क्यों आते हैं? वो बोलते हैं यार इक्विपमेंट नहीं है, मैं काम करना चाहता हूँ, कहाँ करूँगा, कैसे करूँगा, आप दे नहीं पाओगे। तो हमारे दिमाग में आता है कि यार पहले आप प्लेटफॉर्म बनाओ, फिर आप देखना टैलेंट अपने आप आएगा, और टैलेंट और इक्विपमेंट हुए तो पेशेंट दूर से आएंगे। तो आज